नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में न सिर्फ आपको बताएंगे खबर, बल्कि उस खबर की करेंगे पूरी पड़ताल तथ्य और साक्ष्यों के साथ ही हमारे जो संवाददाता हैं उनसे भी जानेंगे उस खबर पर क्या है लेटेस्ट अपडेट। लेकिन आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, कौन सी वो खबरें हैं, आइए सबसे पहले उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। आज बात करेंगे सबसे पहले आखिरकार कैसे दीपावली का यूनेस्को जो है फैन हो गया है। विश्व पटल पर दीपावली की जो रोशनी है, जगमगाहट जो है वो नजर आने वाली है। इसके बारे में आपको बताएंगे आखिर किस तरीके से भारतीय संस्कृति का मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आया है। बात करेंगे खासतौर से यहाँ पर मेहुल चौकसी को लेकर, और बहुत जल्द माना जा रहा है कि मेहुल चौकसी जो है अब भारत आ जाएगा, क्योंकि अब से पहले लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि कैसे इसमें रोका जा सकता है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि जल्द ही ये भगोड़ा भारत आएगा और यहाँ जेल में नजर आएगा। साथ ही बात करेंगे इमरान खान को लेकर। जी हाँ, अब इमरान का क्या होगा, आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। वजह आपको बताएंगे, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है और कैसे एक तानाशाही अब पाकिस्तान में भी नजर आ रही है। 3 ये खबरें जिन पर विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, और साथ ही आखिर क्या कुछ खास इन खबरों में वो आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली खबर की। जी हाँ, अगर बात की जाए भारतीय संस्कृति की, जिसका डंका पूरा विश्व में बजता हुआ नजर आता है, उसी कड़ी में हम कह सकते हैं एक और नई उपलब्धि जो है वो यहाँ जुड़ती हुई नजर आ रही है। अमृत विश्व धरोहर की अगर बात की जाए तो दीपावली का पद जो है वो अब इसमें शामिल हो गया है। यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब यूनेस्को भी दीपावली का फैन बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत के लिए ये गौरव की बात है, गौरव का क्षण, जहां पर एक वैश्विक पहचान, वैश्विक मान्यता जो है दीपावली को मिली है। अमृत विश्व धरोहर में दीपावली को शामिल किया गया है। अभी तक सिर्फ हम देखते थे यहीं पर दीपावली की रौनक नजर आती थी, लेकिन अब वैश्विक पटल पर ये नजर आएगी, क्योंकि यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया है। कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत दीपावली पर्व को शामिल किया गया है और भारतीय सांस्कृतिक पहचान को एक नई ऊंचाई पर, नई बुलंदियों पर फिलहाल हम देख सकते हैं। अंधकार से प्रकाश का प्रतीक है दीपावली का पर्व, और इसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि अब विश्व को प्रकाशमान करती हुई नजर आएगी दीपावली। अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक माना जाता है दीपावली को, और वही धारणा लेकर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व कल्याण की बात करता है। और इसी कड़ी में दीपावली परंपरा, आध्यात्मिकता, एकता का भी एक उत्सव है, जिसको कहीं ना कहीं अब पूरा विश्व महत्व दे रहा है। दीपों से जगमगाती आध्यात्मिक विरासत, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारतीय परंपराओं के सम्मान में यहाँ एक बढ़ोतरी होती नजर आती है, क्योंकि वैश्विक पटल पर अब वही स्थिति नजर आती है। विश्व पटल पर भारतीय उत्सवों का बढ़ता प्रभाव जो है वो इसके जरिए नजर आ रहा है, वो भी प्रकाशमान हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें, यूनेस्को की सूची में और भी ऐसी हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उनको जब शामिल किया गया है, अमृत सांस्कृतिक विरासत की जब हम बात करते हैं, वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको हम यहाँ बता देते हैं। तो इससे पहले देखिए, दीपावली पर्व की बात की जाए, इसको अभी शामिल किया गया है। कुंभ मेला, वो भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। गुजरात के गरबे की अगर हम बात करें, वो भी इसमें शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा की अगर बात की जाए, वो भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ रामलीला की बात करें, वैदिक मंत्रोच्चार की जो परंपरा है वो भी इसमें शामिल की गई है। और साथ ही योग या नवरोज की भी अगर बात की जाए, वो भी यूनेस्को सूची में शामिल है। और खासतौर से 16 ऐसी ये पारंपरिक परंपराएं हैं। साथ ही जड़ियाला गुरु के ठटेरों का पारंपरिक पीतल तांबे का जो शिल्प है वो भी इसमें पहले से शामिल है। इसके अलावा मणिपुर का संकीर्तन और लद्दाख का बौद्ध जप जो है उसको भी यूनेस्को ने शामिल किया हुआ है। छऊ नृत्य की अगर हम बात करें, छऊ नृत्य इसमें शामिल है। और साथ साथ अगर बात की जाती है किस तरीके से, क्योंकि जब विविधता की हम बात करते हैं, सांस्कृतिक विविधता, राजस्थान का अगर बात की जाए, कालबेलिया लोकगीत और जो नृत्य है वो इसमें पहले से शामिल है। और साथ ही केरल की भी अगर बात करें तो केरल का मुदियट्टू और गढ़वाल हिमालय का राम मंच जो है उसको इसमें पहले से शामिल किया गया था। और आखिर में अगर बात करें खासतौर से कुरियाट्टम संस्कृत रंगमंच की, तो वो भी इसमें शामिल है। तो ये 16 ऐसी अमूर्त हमारी सांस्कृतिक विरासत जो कि यूनेस्को ने, हम कह सकते हैं, जिनका एक तरीके से इनका मान सम्मान बढ़ाया है। और ये मान हर किसी भारतीय का है, हर किसी भारतीय नागरिक का है जो भारत से जुड़ा हुआ है, जो देश के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन आज वो जाहिर तौर पर गर्व से वो कह सकता है कि वो भारत से है। जहाँ से यूनेस्को की सूची में इतनी सारी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत हैं वो जुड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इन अलग अलग अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, आखिर ये क्या है, ये भी आपको हम बताएंगे।
और बताएंगे किस तरीके से लगातार जब स्थिति और साफ होती है तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर जो खुशी है वो व्यक्त की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, देश और दुनिया भर के जितने भी खासतौर से लोग हैं उनमें गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्यौहार है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है और साथ ही यूनेस्को की अभूतपूर्व विरासत में सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्यौहार की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ेगी और प्रभु श्री राम के आदर्श हमें रास्ता दिखाते रहें। ये संदेश प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लिखा और साथ ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं विश्व पटल पर अब जो जय श्री राम है वो और ध्वनि के साथ और तेज़ ध्वनि के साथ हमें गूंजती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब भारतीय संस्कृति का जो मान है वो बढ़ता हुआ यहाँ नजर आया है। तो पीएम ने तो इस पर अपनी खुशी जताई कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्थिति है भारत की बढ़ती हुई नजर आती है हर जगह। फिलहाल हमारी संवाददाता सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुयश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति यूँ तो विश्व के हर एक कोने में हम कहते हैं कि भारतीय जो हैं मौजूद हैं, लेकिन उस संस्कृति को किस तरीके से आज महत्व मिला है और देखा जाए दीपावली पर जो कि अब शामिल हो चुका है यूनेस्को की अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें। जी बिल्कुल, आप देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्योंकि आज ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दिल्ली के लाल किले से, यानी कि भारत यहाँ पर जो इसकी मेजबानी कर रहा है इस सत्र की, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। 20 साल हो चुके हैं भारत को इस सत्र में शामिल हुए और आज इस अवसर पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि, और अभी आपने भी कहा कि भारत की जो संस्कृति है वो उसकी जड़ें जितनी पुरानी है उतनी ही मजबूत हैं और उतनी ही आधुनिकता के साथ पूरे विश्व के पटल पर सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। अभी आप देखिए, आज सुबह जैसे ही ये यूनेस्को की इस सत्र में जैसे ही ऐलान हुआ कि दीपावली को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है, उस वक्त जो प्रांगण में जो स्थिति थी, जिस तरीके से संस्कृति मंत्रालय बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पूरे जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं वो आपको उस भारत के उस प्रांगण में आपको वो नजर आ रहे हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है, दीपावली सभी मनाते हैं पूरे विश्व में। इससे पहले भी जहां भी भारतीय रहा करते थे वो दीपावली मनाते थे। अब तक ये राष्ट्रीय त्योहार हुआ करता था, राष्ट्रीय संस्कृति होती थी। अब ये यूनेस्को की श्रेणी में आधिकारिक तौर पर जब शामिल हो गया है तो पूरे उत्सव के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब इसे शामिल कर लिया गया है तो उसकी खुशी आज न सिर्फ यहाँ दिल्ली के लाल किले में इस प्रांगण में दिखाई दे रही थी, बल्कि भारत के साथ साथ जहां कहीं भी पूरे विश्व में भारतीय होंगे उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि दीपावली बुराई के अच्छाई पर जीत की मतलब विजय पर मनाया जाने वाला पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यह है। भगवान श्री राम जब वापस आए थे, भगवान श्री राम के जो नियम है, जिस तरीके से वो रहते हैं, संदेश देते हैं, कहीं ना कहीं वो शांति का संदेश अब पूरे विश्व में जाएगा, क्योंकि भारत की जो दीपावली है अब पूरे दीपोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाएगा उसी संदेश के साथ में, उसी भाव के साथ में। देखिए, दीपोत्सव में रंगोली होती है, यहाँ कई तरीके के कार्यक्रम कराए जाते हैं। अब वो सभी कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जब पूरे विश्व में मनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत जो ये संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का, वो भी पूरे विश्व में फैलेगा। और जैसा कि कहा था, केंद्रीय मंत्री भी भावुक हो गए थे। और यहाँ पर आपको बता दूं, जो उतने भी लोग इस प्रांगण में उस वक्त महसूस खड़े हुए थे, इस क्षण का जो उस वक्त भागीदार बन रहे थे, आपको बता दूं उन सबकी आंखों में आंसू थे, वो सब भावुक हो गए थे, क्योंकि इसी लाल किले से कई ऐतिहासिक घटनाएं देखी गई हैं। और आज ये जो ऐतिहासिक घटना इसमें दर्ज हुई है वो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत के त्योहार, भारत की जो धरोहरें हैं वो अब विश्व के पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, हम बात करें अलग छवि दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति की बात करें, बल्कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री राम के आदर्शों की, तो जो वो आदर्श हैं और ज्यादा हम कहेंगे प्रकाशमान होते हुए वो नजर आएंगे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पटल पर। जी हाँ, बिल्कुल। अब वही जो आदर्श है भगवान श्री राम के, वही आदर्श अब आपको वैश्विक पटल पे नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब विश्व में आपको शांति भी नजर आएगी, क्योंकि जैसा हमेशा होता है कि भारत ये संदेश देता है। और अब दीपावली जो कि दीपों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, मानवता का त्योहार है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ने का त्योहार है, वो सभी संदेश अब भारत का विश्व के पटल पर उभरता हुआ नजर आएगा। आपको बता दूं, कई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं।
हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग प्रस्तुतियां हो रही हैं और आज शाम को भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ दीपावली ना होते हुए भी आज शाम को यहाँ लाल किले से पूरे विश्व पर जो ये संदेश जाएगा कि किस तरीके से यहाँ रोशनी जगमगा उठेगी, पूरा जो माहौल होगा उसको उस वक्त ही बयां कर पाएंगे। और अभी देखिए पूरे विश्व में जहां कहीं भी भारतीय होंगे, ये पल, ये क्षण जो है वो इस वक्त भारत के लिए बहुत ही गौरव का हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी 15 अमूर्त धरोहरें भारत की शामिल है यूनेस्को में और आज ये जुड़कर 16 हो गई हैं। और आपको बता दें कि आने वाले समय में यहाँ प्रस्ताव भारत की तरफ से इस सत्र में रखा गया है छठ पूजा को लेकर के भी। तो कई ऐसी जो संदेश है, कई जो त्योहार है भारत के, या जो धरोहरें हैं वो यूनेस्को की श्रेणी में धीरे धीरे शामिल हो रही हैं। इस बात का भी ये सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। 8 से 13 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है, आपको बता दें। सुयश, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, किस तरीके से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी हमारी वो तमाम जीवंत परंपराएं जो लगातार चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, किस तरीके से वो लगातार मान सम्मान बढ़ा रही हैं भारतीय संस्कृति का, और हर एक भारतीय को ये एक भावना जो है गर्व की वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इस मंच में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भगोड़े मेहुल की। जी हाँ, लगातार प्रयास होते रहे कि आखिर कब तक कोई भगोड़ा बच सकता है, और हमारे देश में सरकार लगातार इस बात का दावा करती है कि वो कोई भी भगोड़ा हो जिसने देश के साथ गद्दारी की हो या जिस तरीके के लगातार धोखाधड़ी के मामले आए हुए हों, वो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कोने में छिपा हो उसको ढूंढकर वापस देश लाया जाएगा। और मेहुल चौकसी की अगर बात की जाए तो अब ये रास्ता और साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मेहुल चौकसी की तरफ से लगातार हम कह सकते हैं अलग अलग बाधाएं जो हैं वो यहाँ पर आई, क्योंकि वहां पर अलग अलग अपील की गई जिससे जो प्रत्यार्पण है उसको किस तरीके से रोका जा सके। लेकिन अब यहाँ पर रास्ता जो है भारत लाने का चौकसी को वो साफ हो चुका है, यानी चौकसी पर अब शिकंजा जो है वो भारतीय एजेंसियों का कसता हुआ और नजर आएगा। और खासतौर से जो बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट है उससे एक बड़ा झटका यहाँ पर मेहुल चौकसी को लगा है, भगोड़े मेहुल चौकसी, जिसे क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील जो है वो डाली गई थी जो कि खारिज कर दी गई, और खासतौर से भारत प्रत्यार्पण का रास्ता उसकी वजह से लगभग साफ हो गया है। पहले जो अपील थी उसमें यही था कि प्रत्यार्पण ना हो। आपको बता दें पीएनबी घोटाले से संबंधित धोखाधड़ी का जो पूरा आरोप है उसमें आरोपी है मेहुल चौकसी, और बेल्जियम कोर्ट ने भारत की दलीलों को माना, मजबूत माना था, और उसी के बाद प्रत्यार्पण का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर आता है। साथ ही राजनीतिक उत्पीड़न की जो दलीलें हैं वो सीधे तौर पर खारिज कर दी गई, और उसके बाद एक बड़ा झटका यहाँ पर अब लगा है मेहुल चौकसी को। चौकसी पर लगे आरोपों की अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से पीएनबी में धोखाधड़ी का ये पूरा मामला था और लगातार कोशिश ये होती रही कि बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी तरीके से कोई जो रुकावट है वो अगर आ जाती है, प्रत्यार्पण किसी तरह से रुक जाए, इस कोशिश में वो लगा रहा, लेकिन यहाँ उसे कोई सफलता नहीं मिली और जल्द ही इसके भारत लाने का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर अभी अगर बात की जाए मेहुल चौकसी की, आखिर मेहुल चौकसी है कहाँ, वो भी आपको हम बता देते हैं। इस तरीके से मेहुल चौकसी की अगर बात की जाए, फिलहाल मेहुल चौकसी बेल्जियम में जेल में बंद है, और खासतौर से कोर्ट ने 2 गिरफ्तारी वारंट को यहाँ पहले दिए थे, वारंट को प्रत्यार्पित योग्य माना था। उसके बाद जो अलग अलग मामले हैं, साजिश, धोखाधड़ी, गबन और जालसाजी के इस तरह के आरोप हैं जिसमें गिरफ्तारी हुई है, और अप्रैल से लेके एंटवर्प की जेल में आपको बता दें बंद है फिलहाल बेल्जियम की ये जेल। और यहाँ पर बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से भारत की जो नीतियाँ हैं, एक मजबूत स्थिति यहाँ नजर आती है, क्योंकि 2018 से प्रत्यार्पण को लगातार मेहुल चौकसी जो है वो चुनौती देता आ रहा है, और इस बार भी उसकी कोशिश यही थी कि किस तरीके से प्रत्यार्पण जो है वहाँ कोई रुकावट आ सकती है, कोई बाधा आ सकती है, लेकिन जो दलीलें यहाँ से दी गई, भारत की तरफ से जो दलीलें दी गई उसके चलते अब भारत आने का रास्ता मेहुल चौकसी का यहाँ साफ हो चला है। तो भगोड़ा मेहुल चौकसी अब जल्द भारत आएगा, और साथ ही साथ जो जिस तरीके से अलग अलग आरोप लगते रहे हैं पीएनबी बैंक को लेकर, उनमें अब भारतीय जो एजेंसियां हैं उनकी गिरफ्त में भी नजर आएगा। फिलहाल हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, कितनी बड़ी इसको एक जीत के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि लगातार जो दलीलें दी गई उनको माना गया, मजबूत स्थिति मानी गई, और उसके बाद अब प्रत्यार्पण का जो रास्ता है वो क्या पूरी तरीके से साफ हो चला है? अब ज़्यादा दिन दूर नहीं कि जब मेहुल चौकसी यहाँ पर भारत में गिरफ्त में नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जांच एजेंसियों ने सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो तथ्य हैं वो अदालत में सामने रखे।
इससे पहले आप देखें कि मुंबई जो कोर्ट है 2018 में और 2021 में सम्मन इशू किया गया। वो सम्मन भी जो बेल्जियम की कोर्ट है वहाँ पर पेश किया गया और जी। कोर्ट ने खुद माना कि मेहुल चोकसी के खिलाफ कई सारे संगीन जो अपराध हैं वो हैं। अब मेहुल चोकसी दो बातें थी जिनके आधार पर लगातार वो जो बेल्जियम की कोर्ट है उसको गुमराह करने की कोशिश करता रहा कि अगर भारत मुझे भेजा जाएगा तो मेरे ऊपर राजनीतिक साजिश के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। दूसरी दलील उसने ये दी थी कि मेरी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है और अगर मुंबई मुझे भेजा जाएगा या दिल्ली भारत में भेजा जाएगा तो भारत की जो जेलों की जो स्थिति है वो मेरे अनुकूल नहीं है और मेरे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। तो वो दलील भी उसकी खारिज कर दी गई और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने तमाम फैक्ट रखे और ये भी आश्वासन दिया कि अगर वो यहाँ पर किसी इलाज की उसको ज़रूरत है तो वो इलाज मुहैया कराया जाएगा। उसके खिलाफ कोई भी राजनीतिक साजिश नहीं रची जाएगी और ना ही राजनीतिक साजिश के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो इन तमाम दलीलों को जो बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट है उसने स्वीकार किया और ये कहा था कि मेहुल चोकसी का जो प्रत्यर्पण है वो किया जा सकता है। उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था मेहुल चोकसी और ब्रुसेल्स की अदालत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जो एंटवर्प अदालत ने जो फैसला दिया है वो सही है, यानी कि मेहुल चोकसी के खिलाफ जो तमाम जो मामले थे वो एक तरीके से अदालत ने उस पर सहमति दिखाई है और ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि जल्द ही मेहुल चोकसी अब भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। तो एक बड़ी सफलता हमारी जांच एजेंसियों के लिए थी क्योंकि वहाँ का कानून अलग था, दूसरा मेहुल चोकसी लगातार भागता भी रहा था और दूसरी वहाँ पर जो लॉयर्स की जो टीम है वो हमारी जांच एजेंसियों ने गठित की, वहाँ के कानून के हिसाब से जो लड़ाइयाँ हैं अदालत में वो लड़ी गई और तमाम जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखे गए। तो एक तरीके से बड़ी जीत है हमारी जांच एजेंसियों की और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मेहुल चोकसी भारत के कानून के तहत शिकंजे में होगा। बिल्कुल नीरज, लेकिन ऐसे में एक निर्णायक कार्रवाई की अगर बात की जाए, कब तक संभव माना जाए कि जो प्रत्यार्पण है वो होगा और उसके बाद जिस तरीके के आरोप लगातार लगे हैं मेहुल चोकसी पर 2018 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से कोशिश होती रही कि कितनी गिरफ्त से कितना बच सकता है, लेकिन आखिरकार वो हम मान सकते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा क्योंकि अब कुछ एक तकनीकी जो कह सकते हैं कि ज़रूरत है जिनको पूरा करना है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो जो रास्ता है वो एकदम क्लियर है। अब इसके अलावा जो बेल्जियम का जो कानून मंत्रालय है उसके पास एप्लीकेशन भी जाएगी। तब हमारी जांच एजेंसियां हैं उन फैक्ट और तथ्यों को उनके सामने रखेंगी। हमारा जो दूतावास है वो भी लगातार उनके टच में है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये तमाम जो औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद मेहुल चोकसी का जल्द से जल्द जो प्रत्यर्पण है वो भारत होगा। तो मुझे लगता है कि अब उतना समय नहीं लगेगा जितनी एक लंबी लड़ाई हमारी जांच एजेंसियों ने कोर्ट में लड़ी थी, चाहे निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो या फिर जो ऊंची अदालत है या उच्चतम न्यायालय है वहाँ की बात हो। तो मुझे लगता है कि उतना समय नहीं लगेगा। अब जल्दी ही हम मेहुल चोकसी को भारत की सीमा में भी देखेंगे और भारत के कानून के तहत कार्रवाई होते भी देखेंगे। बिल्कुल नीरज, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो एजेंसियां हैं उनको देखे जाए या कानून की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करते हैं कि कोई भी अगर देश से किसी तरह की इस तरह की गद्दारी होती है, धोखाधड़ी होती है, तो वो विश्व के किसी भी कोने में हो उसको भारत लाया जाएगा। उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए, 10-11 साल में हमने देखा है किस तरीके से जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनका प्रत्यार्पण हुआ है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो मोदी सरकार की है और केवल मेहुल चोकसी नहीं, आप देखें कि पिछले कुछ एक सालों के अंदर बड़ी संख्या में जो आर्थिक भगोड़े थे, जो देश की सीमाओं में अपराध करके विदेशों में भाग गए थे, उनको लाया गया। और सिर्फ आर्थिक भगोड़े नहीं, यहाँ पर भी कई तरह के जो आपराधिक जिन्होंने क्राइम किए थे उनको भी लेकर यहाँ पर हमारी जो जांच एजेंसियां वो लेके आई। अनमोल बिश्नोई एक एग्जाम्पल है जो लंबे अरसे से जिसकी तलाश थी, लेकिन अंततोगत्वा उसको भी भारतीय कानून के तहत लाया गया और भारतीय कानून के तहत उस पर कार्रवाई है। मोदी सरकार का स्पष्ट दिशा निर्देश भी है तमाम जांच एजेंसियों को कि करप्शन के खिलाफ किसी तरह की कोई भी जो कार्रवाई है वो पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी तरीके से करप्शन करने वाला व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। और आर्थिक भगोड़ियों को लेकर एक लंबी जो लिस्ट है वो हमारा गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तमाम
जहां जी। पर हमारे आर्थिक भगोड़े जिन देशों में रह रहे हैं उनके साथ साझा भी कर रहा है, उनके साथ लगातार टच में। तो बिल्कुल। उम्मीद और की जा रही है जिस तेजी से आ रहे जी, हैं दूसरे आर्थिक भगोड़े भी जल्दी ही भारत में पहुंचेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल जल्द ही इसकी जो बानगी है हमें नजर भी आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज पंच में, खासतौर से अगर बात की जाए पाकिस्तान की। लेकिन पहले सवाल ये आता है कि अब इमरान खान का क्या होगा। जी हाँ, इमरान खान जो कि शायद इस हालात में होंगे या इससे भी बदतर हालात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आखिर एक सियासी तूफान जो है वो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं बढ़ता नजर आता है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी को बैन करने का प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव यहाँ पर पास हो चुका है। और ये लगातार हम देख अलग अलग, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो हमने देखी हैं। और उसके साथ साथ इनके सेना की प्रवक्ता की भी अगर बात की जाए, वो भी शर्मनाक हरकत करते नजर आते हैं। और उसी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आखिर क्यों बाज नहीं आता। फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर एक तानाशाही फरमान जो है शहबाज का वो सामने आया है, वो आपको बता दें। शहबाज का जो तानाशाही फरमान है उसमें उसके तहत इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई पंजाब में बैन कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि आखिर अब क्या होगा इमरान खान का। और खासतौर से पीटीआई को बताया दुश्मन देश का हथियार, ये बताया गया है जब फरमान सुनाया गया था बैन करने का कि जो पीटीआई है वो दुश्मन देशों के लिए हथियार का काम करता है। साथ ही राजनीति से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भी यहाँ पारित किया गया, यानी जो पीटीआई है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का, इमरान खान पर सेना विरोधी बयानबाजी का आरोप भी यहाँ पर बताया गया है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से बैन किया गया है। वहीं विधानसभा में प्रस्ताव जो है वो पास किया गया और खासतौर से वोटिंग के दौरान भी अगर जब बात की जाए, जब प्रस्ताव पास हुआ था उस दौरान वोटिंग के दौरान जो पीटीआई सदस्यों को सदन से उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, यानी वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे और प्रस्ताव जो है बिना किसी प्रतिरोध के पारित हो गया, यानी किस तरह का जो विरोध है वो नहीं हुआ और उसके बाद अब पीटीआई को बैन कर दिया गया है। ऐसे में लगातार सवाल यही होता है कि आखिर इमरान खान का क्या होगा, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ इतना नहीं है, पाकिस्तान क्योंकि बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, और पाक सेना प्रवक्ता की अगर बात की जाए तो उनकी भी एक शर्मनाक करतूत जो है वो निकलकर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता जो है वो यहाँ आंख मारते नजर आए। आप बता दें, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब महिला पत्रकार से उन्होंने बदतमीजी की, जब सवाल पूछा जा रहा था, महिला पत्रकार ने सवाल पूछा, तो उनका जो अंदाज़े बयां था कुछ इस तरह का ही नजर आया था। सोशल मीडिया पर जो उनका वीडियो है वो वायरल भी हो रहा है, किस तरीके से किस भाषा में उन्होंने उसका जवाब दिया। और खासतौर से आप बता दें, इमरान खान पर लगे जो आरोप हैं उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछा गया था। और इसके साथ साथ इमरान खान को आप बता दें जहनी मरीज वहाँ पे बताया गया, जहनी मरीज इमरान खान को बताया गया था और इस तरह की जो शर्मनाक हरकत है वो यहाँ पर की गई थी। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान, आप उम्मीद नहीं कर सकते उससे कि वहाँ कुछ बेहतर होगा। और लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो भी पाकिस्तान से निकल कर आती हैं, लेकिन फिलहाल एक सियासी हलचल भी, सियासी तूफान भी। लेकिन इमरान खान की अगर बात की जाए, जो खासतौर से उनके परिवार है, परिजन है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका क्या कुछ कहना है, ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि लगातार उनकी जो बहनें हैं वो धरने पर बैठ गई हैं और साथ तौर पर उनका ये कहना है कि जो मुलाकात थी उसके लिए उनको रोका गया और साथ ही प्रदर्शन जो है उन्होंने किया। अदियाल जेल के बाहर जो धरना है, यहाँ पर इमरान खान की जो बहनें हैं वो लगातार दे रही हैं। साथ ही अगर आप बता दें, अधिकारियों ने मिलने की जो अनुमति है वो भी उनको नहीं दी। और इस धरने में ना सिर्फ उनकी बहनें, बल्कि अगर बात की जाए जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस धरने में शामिल हैं, जो धरना दे रहे हैं। और साथ ही सरकार पर संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से राजनीतिक हलचल जो है वो यहाँ नज़र आती है। और फिलहाल हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, राजनीतिक सियासी तूफान नज़र आता है, लेकिन पाक सेना की अगर बात की जाए, किस तरह की शर्मनाक हरकत जो है वो करते हैं, क्या माना जाए? देखिए, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री सकुशल नहीं रहा है जब वो अपने पोस्ट पे रहा। किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया है। तो अब देखिए, लियाकत अली खान वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्हें गोली से मारा गया था, उनके एसेसिनेट किया गया था। उसके बाद जो भी, चाहे आज भले ही शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ यहाँ हो पाकिस्तान में, लेकिन उन्हें भी लंबे समय तक देश से निकाला गया। हम्म। बेनजीर भुट्टो गोली की शिकार बनी।
बेनजीर भुट्टो भी निर्वासित थी एक लंबे समय तक। परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रपति बने थे, उन्हें भी अंत में जेल में डाला गया और वो भी अंत में भागने को मजबूर हुए। जी। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की सेना जो भी कर रही है वह उनका जो पुराना अतीत है, उन पुराने अतीत पे ही वो काम कर रही है। और खास करके पाकिस्तान को जब एक तरीके से अमेरिका का समर्थन मिल जाता है तो वहां की सेना का खूंखार रूप और सामने आ जाता है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आसिम मुनीर है उनकी पीठ थपथपा दी थी। जी। व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्हें खाना खिलाया था और उन्हें महान जनरल की उपाधि दी थी। तो इसके बाद पाकिस्तानी सेना के जो है हौसले बहुत ही बुलंद हो गए, खास करके पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के, जनरल मुनीर के। तो ऐसे में देखिए इमरान खान की जो ये हालत है वो समझी जा सकती है कि पाकिस्तान की सेना उन्हें अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जबकि इमरान खान एक समय वहां के हीरो रहे हैं, वहां के सबसे बड़े क्रिकेटर के रूप में जाने रहे हैं, पाकिस्तान के गौरव के रूप में उनकी ख्याति रही है। और ऐसे व्यक्ति का भी सम्मान अगर नहीं कर सकता है कोई देश तो निश्चित तौर पे बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। जी, और जिस तरीके से पार्टी को प्रतिबंधित करने का जो प्रस्ताव पास किया गया है उसकी अगर खास तौर से बात की जाए। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही गलत बात है कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टी है जिनका एक राज्य में उनकी सरकार है, खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ की सरकार वाली पार्टी को आप पंजाब में प्रतिबंधित कर रहे हैं। पंजाब में उनके जो है विधायक है। तो ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि बिल्कुल अलोकतांत्रिक ये तरीका है पाकिस्तान की सरकार का, जो हो सकता है कि सेना के कहने, यानी एक तानाशाह रवैया जो है लगातार पाकिस्तानी सरकारें जो हैं उनका नजर आता रहा है, और इसी फहरिस्त में हम कह सकते हैं इस बार कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। लेकिन कई सवाल अपने आप में ये खड़ी कर रही है, ना सिर्फ सियासी तूफान की बल्कि आखिरकार इमरान का क्या होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।